ओके सो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने थायराइड जो है वो स्टार्ट कर लिया था और इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने थायराइड ग्लैंड जो है उसकी एनाटमी डिस्कस की है जो इंपॉर्टेंट थी। अभी कॉम्प्लिकेशन जब थायराइडेक्टमी की पढ़ाऊंगी तो आप देखेंगे कि वो सारी एनाटमी बार बार रिलेट होगी। नंबर 2 पर हम लोगों ने बात की कि अगर एक पेशेंट थायराइड के मसलों के साथ आता है तो क्या इन्वेस्टिगेशंस आपके जहन में होनी चाहिए जो लाइन वाइज परफॉर्म कराई जाती हैं। अब हम बात करेंगे थायराइड रिलेटेड डिफरेंट पैथोलॉजीज़ की और डिफरेंट कंप्लेंट्स की जिनके साथ पेशेंट आपके पास आता है। सबसे पहले अगर आपके बुक के सीक्वेंस को देखेंगे तो उसने कुछ थायराइड ग्लैंड के डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया। वैसे ये डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं आपको पता होने चाहिए लेकिन इतनी डिटेल बेशक ना पता होनी चाहिए। सो ये मैं आपके साथ थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करूंगी, देन हम इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्वाइटर पे मूव करेंगे। सो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स में बेटे सबसे पहले आपके पास हो सकती है थायरोग्लॉसल डक्ट जो है ना, वो डक्ट नॉर्मली ऑब्लिटरेट कर जाती है। मैंने ऑलरेडी नेक्स्ट स्वेलिंग में भी पढ़ाया है, मैं अभी दोबारा बताती हूँ। लेकिन अगर वो डक्ट परसिस्ट करे तो उस डक्ट के अंदर सिस्ट बन जाती है और इसको हम कहते हैं थायरोग्लॉसल डक्ट की सिस्ट। ठीक है, उसके बाद दूसरा मसला ये होता है कि यही जो सिस्ट है, इस सिस्ट के अंदर अगर इन्फेक्शन हो जाए और पस वगैरह बनने और ड्रेनेज शुरू हो जाए तो हम कहते हैं कि थायरोग्लॉसल डक्ट फिस्ट्यूला बन गया है। क्लियर बेटे। और तीसरी चीज़ हमारे पास होती है लिंगुअल थायराइड। अब लिंगुअल थायराइड में बेसिकली आपको नाम से समझ आ रहा है कि ज़ुबान के साथ या ज़ुबान के नीचे थायराइड है। अब नॉर्मली भी पैदाइशी तौर पे भी जब आपकी डेवलपमेंट हो रही होती है तो आपका जो थायराइड ग्लैंड है ना, वो बेसिकली एट द लेवल ऑफ बेस ऑफ टंग बनता है, बाद में वो डिसेंड करके नीचे आता है। लेकिन कुछ लोगों में अगर वो डिसेंड ही ना करे और वो ज़ुबान जो है आपकी बेस ऑफ द टंग है वहीं पड़ा रहे तो उसको कहते हैं लिंगुअल थायराइड। अब आपको नाम से भी समझ आ रहा है। बहुत ब्रीफली थोड़ा सा इन तीनों टर्म्स को समझाती हूँ, देन हम इंपॉर्टेंट ग्वाइटर पे मूव करते हैं। ठीक है, सो थोरेटिकली अगर हम लोग बात करेंगे बेटे तो फॉर एग्जांपल ये जो है वो आपका क्या है, ओरल कैविटी है। अब इस ओरल कैविटी में वो कहता है कि नॉर्मली ये होता है कि एट द बेस ऑफ द ट्रंक एट द लेवल ऑफ फोरामेन सीकम। ठीक है, सो एट द लेवल ऑफ बेस ऑफ ट्रंक और बेस ऑफ टंग, और इसी को अगर हम कहें कि जो फोरामेन सीकम का लेवल है, इस फोरामेन सीकम के लेवल पे बेसिकली जो थायराइड ग्लैंड है वो बनता है। ठीक है, लेकिन तकरीबन 5th वीक में ये जो थायराइड ग्लैंड है ये डिसेंड करके नीचे चला जाता है। थोरेटिकली हम कहें तो ये जो इसका एस्थमस है ये आ जाएगा अलोंग द ट्रेकियल रिंग T2 T3 T4 के सामने नीचे आ जाता है। अब जब ये डिसेंड करके नीचे आता है तो फिर भी ये कहता है नहीं यार, एक कनेक्शन तो रहना चाहिए। तो फोरामेन सीकम के साथ ना इसका एक कनेक्शन रहता है इन द फॉर्म ऑफ अ डक्ट। एक थोरेटिकल डायग्राम है आपको समझाने के लिए। ठीक है, सो इसका फोरामेन सीकम के साथ एक कनेक्शन रहता है एक डक्ट के थ्रू, जैसे बेटे हम कहते हैं थायरोग्लॉसल डक्ट। लेकिन अच्छी बात यह है कि तकरीबन 5th से लेके 8 वीक ऑफ जेस्टेशन के दौरान ये डक्ट खुद ब खुद ऑब्लिटरेट कर जाती है और इसका जो कनेक्शन है बेस ऑफ टंग के साथ या फोरामेन सीकम के साथ थायराइड का वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों के अंदर बेटे ये वाली जो डक्ट है ये परसिस्ट करती है, और जब ये परसिस्ट करती है तो हम कहते हैं थायरोग्लॉसल डक्ट परसिस्ट कर रही है। और इस थायरोग्लॉसल डक्ट में किसी भी लेवल पे क्या बन जाती है, सिस्ट बन जाती है। मोस्टली ये जो सिस्ट बनती है ये आपने याद रखना है, जो हाइड बोन है उस हाइड बोन की जक्स्टा पोजीशन के अंदर बन रही होती है। ठीक है, सो इसको बेटे कहते हैं थायरोग्लॉसल सिस्ट। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं तो इस थायरोग्लॉसल सिस्ट के डायग्नोस्टिक फीचर ये होते हैं कि पेशेंट जो है वो चाइल्डहुड में मिड लाइन स्वेलिंग के साथ यूजुअली एक बच्ची को लेके आ रहे होते हैं। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि नॉर्मली जब हम निकलते हैं स्वॉलोइंग का रिफ्लेक्स होता है तो ज़ाहिर है हमारा थायराइड ग्लैंड मूव करता है, लेकिन ये जो स्वेलिंग है अलॉन्ग विथ सॉल्विंग ये तब भी मूव करेगी जब ये अपनी टंग को प्रोट्रूड करेगा। आप खुद सोचें, ये ज़ुबान है, ये ज़ुबान जब बाहर आएगी तो ये डक्ट ऊपर खींचेगी, ये डक्ट ऊपर खींचेगी तो सिस्ट भी ऊपर आएगी। समझ आ रही है? तो इनकी जो ये स्वेलिंग होती है ये स्वेलिंग मूव करती है ना सिर्फ सॉल्विंग रिफ्लेक्स के साथ बल्कि टंग प्रोट्रूजन पे भी। और अगर टंग प्रोट्रूजन के ऊपर ये स्वेलिंग मूव करे तो ये क्लियर कट डायग्नोस्टिक पॉइंट होता है किसका, थायरोग्लॉसल सिस्ट का। ठीक है, अब ये जो थायरोग्लॉसल सिस्ट है, अब आपको क्या लगता है हमें इसका क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए? तो मोस्टली बेटे हम लोग ना इसकी सर्जिकल एक्सीजन करते हैं। और ये याद रखना है कि जब हम इस डक्ट को एक्सरसाइज करते हैं ना तो साथ ही साथ हम जो हाइड बोन है टिल द लेवल ऑफ ट्रंक उस हाइड बोन को भी रिमूव करते हैं। ठीक है, तो सिस्ट के साथ हाइड बोन को जब रिमूव करते हैं तो इसको कहते हैं सिस्ट ट्रंक ऑपरेशन। और ये मेरा ख्याल है मैंने आपको नेक के अंदर पढ़ाया भी है। क्लियर? तो ये एक आसान सी जो है वो आपकी डेवलपमेंटल पैथोलॉजी है। उसके बाद दूसरी डेवलपमेंटल पैथोलॉजी ये होती है कि यही जो थायरोग्लॉसल सिस्ट बनी हुई है, इसी थायरोग्लॉसल सिस्ट के अंदर बेसिकली क्या होगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, पस होगा, ड्रेनेज पाथवे क्रिएट होगा, तो हम कहेंगे कि थायरोग्लॉसल फिस्ट्यूला बन गया, जो आसान सी बात है। एंड द लास्ट वन इज योर
लिंगुअल थायराइड। अब बेटे लिंगुअल थायराइड ना आपको टर्म से भी बात समझ आ रही है कि ज़ुबान के साथ थायराइड का कुछ बता रहे हैं। तो लिंगुअल थायराइड में पता क्या होता है कि जो थायराइड ऊपर बनता है ना वो ऊपर ही बना रहता है, वो नीचे मूव ही नहीं करता, वो डिसेंड ही नहीं करता, तो वो एट द लेवल ऑफ बेस ऑफ टंग पड़ा हुआ होता है, तो इसको हम कहते हैं लिंगुअल थायराइड। और सम टाइम ये जो थायराइड है यही जो है वो ओनली फंक्शनिंग टिशू होता है, मतलब इसी से ज़ाहिर है आपका थायराइड टिशू जो है वो बन रहे होते हैं। अब आप क्या करते हो, अब ये मसला हो सकता है कि अगर TSH की वजह से ये इनलार्ज होगा तो इसकी वजह से कॉम्प्रेशन सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे ना, पेशेंट को डिस्फेजिया होगा, उसको ऐसे ऑब्स्ट्रक्शन फील होगी, एस्पिरेशन हो सकती है। तो इसको उससे बचाने के लिए यानी इनलार्जमेंट से बचाने के लिए हम पेशेंट को ना बाहर से थायरॉक्सिन देते रहते हैं। जब बाहर से थायरॉक्सिन देते हैं तो अंदर जो TSH के लेवल हैं वो फॉल ही रहेंगे, वो TSH फॉल रहेगा तो इसकी ग्रोथ स्टिमुलेट नहीं होगी। और सम टाइम रेयरली जो है वो हमें सर्जरी करके भी इसको रिमूव करना पड़ेगा इफ़ कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। और अगर आपने सर्जरी कर दी तो ये ओनली थायराइड टिशू था तो आपको लाइफ टाइम थायरॉक्सिन बाहर से देना पड़ेगा। तो ये 3 बहुत आसान, बहुत बेसिक सी डेवलपमेंटल पैथोलॉजीज ऑफ द थायराइड बताई हुई हैं। एक बेटे सिस्ट है, उस सिस्ट में इन्फेक्शन होगा तो फिस्ट्यूला है, और एक लिंगुअल थायराइड है जो कि आपकी एट द लेवल ऑफ टंग जो है उसका एक इलाज पड़ा हुआ होता है। नाउ अब हम लोग आ जाते हैं अपने थायराइड ग्लैंड पे और इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट करते हैं बेटे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने ये समझनी है कि ये जो थायराइड ग्लैंड है अगर ये इनलार्ज हो जाए, ठीक है, इस इनलार्ज थायराइड ग्लैंड को हम कहते हैं गोइटर। कुछ लोग ये समझते हैं गोइटर का मतलब है हाइपर थायराइडिज्म। मैं खुद समझती थी अगर मैं गोइटर का वर्ड सुनूं मैं कहती थी हाइपर थायराइडिज्म, ऐसा नहीं होता। गोइटर का मतलब सिंपल ये है कि आपका जो थायराइड ग्लैंड है ना अब वो इनलार्ज हो गया, ठीक है। जब थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो गया तो इस इनलार्जमेंट की डिफरेंट एटियोलॉजीज होंगी, ओनली हाइपरथायराइडिज्म नहीं है। तो हम बात करते हैं कि इनलार्ज गोइटर की क्या एटियोलॉजीज हो सकती हैं। तो इनलार्ज गोइटर हो सकता है बिल्कुल यूथायरॉइड हो। यूथायरॉइड का मतलब है बेटे कि उसका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, T3 नॉर्मल, T4 नॉर्मल, TSH नॉर्मल, ठीक है। तो वो क्या हो सकता है, गोइटर, यूथायरॉइड गोइटर हो सकता है और उसको बेटे हम कहते हैं सिंपल गोइटर। इस सिंपल गोइटर में आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखनी है कि यहाँ पे T3 हैं, T4 हैं या TSH हैं, ये बिल्कुल क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं। अब फर्दर आगे से हम देखेंगे तो ये जो सिंपल गोइटर है यानी आपके थायराइड की इनलार्जमेंट हुई हुई है, ये सिंपल गोइटर किस तरह का होता है। तो ये डिफ्यूज इनलार्जमेंट हो सकती है यानी पूरे का पूरा ग्लैंड इनलार्ज हुआ हुआ है, या मल्टी नोड्यूलर इनलार्जमेंट होगी। मल्टी नोड्यूलर गोइटर हो सकता है यानी कुछ कुछ नोड्यूल्स जो हैं वो इनलार्ज हुए हैं। मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगी। अगर ये नोड्यूलर इनलार्जमेंट हो ना तो फिर बुरी चीज़ होती है क्योंकि नोड्यूल्स एक दफ़ा बन जाएँ तो वो रिवर्स नहीं होते। यहाँ पे फिर अगर पेशेंट कह रहा है कॉस्मेटिकली से बुरा लग रहा है, नोड्यूलर सी अपीयरेंस है, इनलार्ज गोइटर है, तो हमें सर्जरी करनी पड़ती है क्योंकि इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। लेकिन डिफ्यूज इनलार्जमेंट को रिवर्स किया जा सकता है, कैसे अभी हम बात करेंगे, ठीक है। तो एक बात हमें समझ आ गई कि अगर किसी के थायराइड इनलार्ज है, मेरा भी इनलार्ज है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि उसको हाइपर है या हाइपोथायराइडिज्म या कोई कैंसर है या कोई और मसला है। हो सकता है वो बिल्कुल एक नॉर्मल सी स्वेलिंग हो। क्यों होती है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। दूसरी बात हो सकती है बेटे कि वो टॉक्सिक गोइटर हो। गोइटर का मतलब तो इनलार्जमेंट है ना, तो टॉक्सिक गोइटर का मतलब है टॉक्सिक इनलार्जमेंट है। ये जो टॉक्सिक इनलार्जमेंट होती है ये मोस्टली एसोसिएटेड होती है हाइपर थायराइडिज्म के साथ, यानी इसके अंदर जो है वो क्या होगा, आपके T3 T4 के लेवल बेटे ज़्यादा होंगे, गुड। और TSH क्या होगा, TSH इसके अंदर कम होगा। तो ये चीज़ हो सकती है। अब ये जो टॉक्सिक गोइटर है ये भी फर्दर आगे या तो दिखने में डिफ्यूज इनलार्जमेंट यानी पूरे का पूरा ग्लैंड इनलार्ज हुआ है, या इसके अंदर भी मल्टी नोड्यूलर इनलार्जमेंट होगी यानी नोड्यूल होगी, या फिर हम देखेंगे तो टॉक्सिक एडिनोमा के साथ ये एसोसिएटेड होगा लेकिन लेस लाइकली, ठीक है। नंबर 3 जो है वो हमारे पास गोइटर या इनलार्ज गोइटर का कॉज ये भी हो सकता है कि हाइपोथायराइडिज्म होना, यानी आपका जो ग्लैंड है वो कम काम कर रहा है। और कम काम करने से भी अक्सर चीज़ें या लोग हम सो जाते, बैठे रहे तो बीज हो जाते ना, तो हो सकता है ग्लैंड काम नहीं कर रहा, उस वजह से इनलार्जमेंट हो रही है। हाइपोथायराइडिज्म में ज़ाहिर है जब इनलार्जमेंट होगी तो आपको बताया कि T3 T4 कम हो जाएंगे और यहाँ पे जो TSH के लेवल्स हैं वो रेज्ड हो जाएंगे। ये अब आपको प्रीवियसली भी याद है। मोस्टली जो हाइपोथायराइडिज्म होता है वो मल्टी नोड्यूलर गोइटर होता है, यानी उसकी जो पैटर्न है उसमें नोड्यूलर अपीयरेंस होगी। नंबर 4 और आपको क्या लगता है, एक तो हमने कहा सिंपल इनलार्जमेंट है, टॉक्सिक इनलार्जमेंट है, या हाइपोथायराइडिज्म की वजह से इनलार्जमेंट है, और क्या हो सकता है, गुड। और बेटे न्यूप्लेजिया भी तो हो सकता है ना। कैंसर भी जब होता है तो कैंसर तब भी होता है जब एक जगह पे हाइपरप्लेजिया होता है, डिस्प्लेजिया होता है, मेटाप्लेजिया होता है, फिर कैंसर स्टार्ट होता है। तो न्यूप्लेजिया हो सकता है। अब न्यूप्लेजिया जो है आपके
थायराइड के ज़ाहिर है वो बिनाइन नियोप्लेजियाज हो सकते हैं, मैलिग्नेंट नियोप्लेजियाज हो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी अभी डिस्कस करेंगे। नंबर 5, इन्फ्लेमेटरी कॉजेस भी हो सकते हैं ना, किसी इन्फेक्शन से भी लार्ज हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि थायराइड हार्मोन का मसला है या ट्यूमर है, क्या भी हो सकती है सिंपल वहाँ पे बेटे इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है। और इन्फ्लेमेशन अगर होगी तो वो बहुत ही अच्छी बात है एज़ कम्पेयर टू नियोप्लेजिया, क्योंकि वो ईजिली ट्रीट हो जाती है। सो इन्फ्लेमेशन हो सकती है ड्यू टू सम ऑटो इम्यून डिजीजेस जैसे कि हाशीमोटो, ठीक है। सो हाशीमोटोस की वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी थायराइडाइटिस क्रिएट होता है और बाद में ज़ाहिर है हाइपोथायराइडिज्म भी क्रिएट होती है, इसके बारे में भी बात करेंगे। नंबर 2 जो इन्फ्लेमेशन है वो ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन हो सकती है, इसको भी डिस्कस करेंगे। वो इन्फ्लेमेशन बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है, और वो इन्फ्लेमेशन फाइब्रोजिंग डिजीज़ की वजह से, और ये जो फाइब्रोजिंग डिजीज़ हैं इसमें एक डिजीज़ होता है रिडल्स थायराइडाइटिस, तो उसकी वजह से भी हो सकती है। तो अब ये बेटे डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं आपके सिंपल गोइटर के। अब गोइटर अगर है, एक पेशेंट है लार्ज ग्लैंड के साथ है, और मैं आपको कहूँ आपको क्या लगता है क्या हो सकता है, तो आप मुझे ये बताएं कि मैम वो नॉर्मल भी हो सकता है, वो हाइपर फंक्शनिंग भी हो सकता है, वो हाइपो फंक्शनिंग भी हो सकता है, उसमें कैंसर भी हो सकता है, उसमें कोई इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ भी चल रहा होगा। तो ये डीडीज़ हैं इन लार्ज ग्लैंड के या गोइटर के। सो गोइटर का सिर्फ मतलब जो है वो हाइपर नहीं होता, ये आपने याद रखना है। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंपल गोइटर से, ठीक है। सो इन सारी चीज़ों को, सो यही आपका ना कंटेंट है। सो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी चीज़ें टर्न बाय टर्न डिस्कस करनी है। सो हम स्टार्ट करते हैं कि अगर एक पेशेंट को सिंपल गोइटर है तो उसका क्या मतलब है।